देखिए ड्रैग फोर्स acting on a spherical ball moving in a liquid. Drag force acting on a spherical ball moving in a liquid depends on radius small r of the ball, radius small r of the ball, comma, coefficient of viscosity of the liquid या medium एक ही बात है, coefficient of viscosity of the liquid or medium, and speed of the body, ब्रैकेट में लिखना v, speed के साथ v, speed v of the body. So drag force depends on this. Find the expression for drag force. Find the expression for drag force in terms of other. Find the expression for the drag force in terms of others. तो अच्छा, ड्रैग फोर्स होता क्या है, पहले हम थोड़ी सी बात करेंगे इसकी, ठीक है। वैसे तो जब हम स्टोक्स लॉ करते हैं, स्टोक्स लॉ याद है किसी को, क्या होता है? बताओ, तुमने किस बोला ना, क्या था स्टोक्स लॉ, कौन से चैप्टर में बता रहे हो? विस्कोसिटी। तो उसमें क्या होता है ना, एक्चुअली स्टोक्स लॉ में क्या सीखते हैं, उसमें ये सीखते हैं कि भाई जैसे एक छोटा सा, चलो एग्जांपल लेते हैं, पहले ना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, वहीं से सीख लेते हैं बेसिकली। जैसे बारिश होती है, ठीक है। बारिश कैसे होती है कि अपना जो सारे समुद्र है, नदियां हैं, तालाब हैं, उन सब से एवोपरेट होता है ये क्या बोलते हैं लिक्विड, और वो फिर बहुत हाइट पे जाता है, और हाइट पे टेम्परेचर बहुत लो हो जाता है, टेम्परेचर नेगेटिव में रहता है, कंडेंसेशन होती है, और वो कंडेंसेशन से जब वो वेपर्स इकट्ठे होते हैं तो वो भारी हो जाते हैं, वो ड्रॉप्स बनाते हैं, वो इतने भारी होते हैं कि वो नीचे गिर जाते हैं। दिस इज व्हाट वी ऑलरेडी नो, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज दैट वो कंडेंसेशन कहाँ होती है, वो कंडेंसेशन बहुत हाइट पे होती है। आपने देखा है बादल बहुत हाइट पे होते हैं, सारे पहाड़ों से हाइट पे होते हैं, ठीक है। तो वो मान लीजिए कि कोई ड्रॉपलेट बन रही है, वो ड्रॉपलेट जो बन रही है हाइट पे ग्राउंड से, ठीक है। लेट अस सपोज ये ग्राउंड है, लेट अस टेक इट एज 8 किलोमीटर की हाइट पे बन रही है, जनरली 8 to 10 किलोमीटर की हाइट पे कंडेंसेशन होती है, ठीक है। और वहां पे वो ड्रॉप बनी, और वो ड्रॉप वहां से छूटी, अब वो छूटी तो ऊपर से नीचे आएगी, नीचे आएगी, नीचे आएगी, वो जमीन के साथ कितनी स्पीड से टकराएगी वो निकालते हैं जरा। कैसे निकाल सकते हैं? हमें डिस्टेंस पता है, हमें इनिशियल स्पीड पता है 0 है, और फाइनल स्पीड हमें निकालनी है। तो कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? हम ये वाली इक्वेशन यूज कर सकते हैं, v² - u² = 2as, बिकॉज s इज द एक्सेलरेशन, a इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। ये कर लेते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, v² - इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, = 2 टाइम्स एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10 ले लो, g की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, मल्टीप्लाइड बाय 8000। ये कितना आ गया? ये 8 2 16, 16 into 10⁴, ये आ गई वेलोसिटी का स्क्वायर। अनरूट करो तो वेलोसिटी क्या आएगी? 16 का 400 मीटर पर सेकेंड। इट इज अ ह्यूज वेलोसिटी। क्या इतनी वेलोसिटी से तुम्हें दिखती है वो ड्रॉप जब बारिश हो रही होती है? इतनी वेलोसिटी से दिखती है वो, इतनी ये वेलोसिटी 400 मीटर। तुम्हें जो वो वेलोसिटी आ रही होती है जब तुम बारिश तो देखी है तुमने, वो वेलोसिटी लगभग कितनी होती होगी? कोई अंदाजा है? हाँ, कुछ भी नहीं होती होगी। मैं तुम्हें बता रहा हूँ 2 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, ज्यादा से ज्यादा कोई ओलावृष्टि होगी तो 5-7 मीटर पर सेकंड, इससे ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन में तो ये आ रही है। और ये वेलोसिटी पता है कितनी बड़ी है? ये वेलोसिटी साउंड की वेलोसिटी से भी ज्यादा बड़ी है।
अभी जैसे मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो, तुम्हें लग रहा है जैसे जैसे सर बोल रहे हैं वैसे वैसे सुन रहे हो, तुम्हें टाइम लैग का तो आभास नहीं हो रहा, लेकिन वहां पे तो तुम्हें टाइम लैग का आभास होता है, isn't it? तो ये वेलोसिटी बहुत हाई है, ये स्पीड ऑफ साउंड 332 से भी ज्यादा हाई है, ये तो इम्पॉसिबल है, इतनी वेलोसिटी से तो कुछ भी नहीं गिरता है इनफैक्ट सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, ठीक है, कोई भी ओला या कोई भी बूंदे ऐसे नहीं गिर सकती। तो ऐसा क्या है कि क्या गड़बड़ होगी फिर? गड़बड़ जो हुई है वो है जो अब हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। एक्चुअली होता क्या है, जैसे ये ड्रॉप है, ये मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूँ ड्रॉप को, जैसे ये ड्रॉप ऊपर से नीचे आने लगी, तो चलो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, और ये क्यों नीचे आने लगी? कि वेट mg की वजह से आने लगी। लेकिन जब ये नीचे आने लगती है तो जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेयर इसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स लगाने लगता है, जिसको कहा गया है ड्रैग फोर्स। वो ड्रैग फोर्स आपका ऊपर की तरफ लगने लग जाता है, उसको एफडी के नाम से हम डिनोट कर देते हैं, ठीक है। फिर ये नीचे की तरफ आने लगता है, नीचे की तरफ आने लगता है। अच्छा, ये जो ड्रैग फोर्स है, ये ड्रैग फोर्स स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, अभी हमने देखा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने बोला है कि ड्रैग फोर्स डिपेंड्स ऑन 3 पैरामीटर्स। One is the radius, so let's take it as radius to the power of a. Other is the coefficient of viscosity, किसका जो सराउंडिंग है, यहाँ पर एयर की भी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी उसकी भी होती है। इट इज अ फ्लूइड, ऑल्दो इट्स वेरी थिन बट इट इज अ फ्लूइड, तो इसकी पावर b, एंड इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द स्पीड। जब ये नीचे आने लग जाएगी, इसके पास कुछ ना कुछ स्पीड आ जाएगी इसके पास, तो इसकी पावर c। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे ड्रैग फोर्स भी बढ़ने लगता है, ठीक है। अच्छा, पहले एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, फिर आते हैं इस सिचुएशन को, इसको एक्सप्लेन कर देंगे अभी हम, देखो, ठीक है। लेट्स गो टू द डायमेंशनल एनालिसिस। तो एफ डी इज इक्वल टू, अच्छा आप लोग करो जरा, आप लोग करो। देखिए यहां पर हमने फिर क्या किया, मान लो कांस्टेंट हमने k ले लिया, r टू द पावर ऑफ a, eta टू द पावर ऑफ b एंड वेलोसिटी टू द पावर ऑफ c। फिर हमने डायमेंशनल फॉर्मूले डाले m l t minus 2k, तो डायमेंशन जैसे इसको छोड़ दो, r इज द रेडियस, रेडियस इज लेंथ, लेंथ की पावर a, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का आपको याद होना चाहिए, ml minus 1 t minus 1 होता है, हमने याद किया हुआ, पावर b, और यहाँ पे lt minus 1 वेलोसिटी का होता है, पावर c। अच्छा, अब आपके पास ये आ जाएगा ml t minus 2 इज इक्वल टू l की पावर a, b अंदर ले आओ, तो m की पावर b, l की पावर माइनस b, t की पावर माइनस b, c यहाँ पे ले आओ, तो l की पावर c, t की पावर माइनस c। ये ऐसे हो गया। अब आप क्या करिए, यहाँ पे l l l 3 जगह है, मास तो एक ही जगह है, पहले m की पावर b लिख देते हैं, l 3 जगह है तो l की पावर्स ऐड कर देते हैं, a यहाँ माइनस b यहाँ c, तो a माइनस b प्लस c। साइन 2 जगह है, यहाँ पे माइनस b है, वहां माइनस c है, तो माइनस b एंड माइनस c। क्या पे ब्रैकेट में लगेगी माइनस b प्लस c पे। अच्छा, l की पावर e माइनस, अच्छा माइनस b सर l की पावर माइनस b एंड प्लस c, जरूरत नहीं है, अच्छा ठीक है, जरूरत नहीं है। ml t माइनस 2 याद। अब हम कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करेंगे, मास की पावर 1, l की पावर 1, तो यहाँ पे b तो आ गया 1, और तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू a माइनस b प्लस c, ये दूसरी इक्वेशन बन गई, और यहाँ पे माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस b माइनस c, ठीक है। तो माइनस 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 कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू आ गया b प्लस c, b की वैल्यू 1 वहां पे डाल दो, तो b की वैल्यू 1 डालेंगे तो आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1 प्लस c, तो 1 इधर आ जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, तो c इज इक्वल टू 1, ठीक है शिवानी। बस b और c आगे 1 1, a निकाल लो, तो 1 इज इक्वल टू a माइनस 1 प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, सो आंसर इज a इज आल्सो इक्वल टू 1। तो a b c तीनों के तीनों 1 1 आ गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे डाल दीजिए, ये इक्वेशन नंबर 1 में डाल दीजिए, तो आपके पास ड्रैग फोर्स के लिए जो एक्सप्रेशन आएगा, दैट इज कांस्टेंट k, r टू द पावर ऑफ 1, eta टू द पावर ऑफ 1, v टू द पावर ऑफ 1। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल बी हैविंग फॉर द ड्रैग फोर्स। eta r v, इन तीनों की पावर्स क्या होंगी, 1 1 1 ही रहेंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है
यहां पर, अच्छा ये जो कांस्टेंट k है इसकी वैल्यू एक्चुअली 6 पाई होती है, तो वो कैसे आती है, वो एक डेरिवेशन है, आगे चल के हम देखेंगे विस्कोसिटी में, तो 6 पाई इसकी वैल्यू आती है। ठीक? तो यहां से क्या पता चला कि ड्रैग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो अब देखो जैसे जैसे ये नीचे जाएगा mg fd से बड़ा होगा शुरुआत में, तो इसकी स्पीड बढ़ने लग जाएगी, स्पीड बढ़ने लग जाएगी तो ये ड्रैग फोर्स बढ़ने लग जाएगा, ड्रैग फोर्स बढ़ने लग जाएगा ऊपर की तरफ। तो एक समय ऐसा आएगा जब ये ड्रैग फोर्स और ये mg ये एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। जब ये बराबर हो जाएंगे तो नेट फोर्स कितना हुआ बॉडी के ऊपर, 0। नेट फोर्स 0 तो मतलब एक्सेलरेशन भी 0। अगर एक्सेलरेशन 0 तो उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी नहीं बढ़ेगी तो वो उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन, और कांस्टेंट वेलोसिटी वाला मोशन वो बहुत पहले ही अचीव हो जाता है, ये 8000 मीटर में काफी पहले अचीव हो जाता है, तो इसीलिए वो कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरता है। जो कांस्टेंट वेलोसिटी आपको दिखती है 4-5 मीटर पर सेकंड की, तो वो वेलोसिटी काफी पहले ही अचीव हो जाती है एटमॉस्फेयर में। तो ये इसका लॉजिकल रीजनिंग होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। The time of oscillation of a small drop of liquid. The time of oscillation of a small drop of liquid under surface tension, capital S, under surface tension, capital S, depends on density. Density के लिए सिंबल रहेगा रो, depends on density rho, comma radius r, comma radius r and surface tension s. Depends on density rho, radius r and surface tension s. Find out the expression for the time period. Find out the expression for the time period. करिए, स्टार्ट करिए। देखो शिवानी, इस बार टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी टू द पावर ऑफ a, and it depends on radius to the power of p, and it depends on surface tension to the power of c. ऐसे क्या होगा आपने स्टार्ट, ठीक है। चलो फिर टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड विल बी इक्वल टू सम कांस्टेंट, लेट अस सपोज इट इज k, rho to the power of a, r to the power of p, s to the power of c. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। यस सर। देखो टाइम पीरियड का डायमेंशनल फॉर्मूला तो हो गया m0 L0 T1, k तो छोड़ दो, डायमेंशन वैसे डेंसिटी का बताओ, LT minus 1, FT minus 3, LT minus 3, ठीक है। ये हो जाएगा LT minus 3। ML minus 3, अच्छा, अरे तुमने गलत बोल दिया, ML minus 3, हाँ वही लिखा तुमने, यस सर। अच्छा, हाँ ML minus 3 होल टू द पावर ऑफ a, रेडियस तो चलो लेंथ है, टू द पावर ऑफ b, सरफेस टेंशन का बोलो, MT minus 2, MT minus 2। तो ये सब तुमने ठीक लिखे हैं कि कुछ गड़बड़ किया है, कहाँ गड़बड़ हुई है तुम्हारी? सर मैंने फर्स्ट में MLT minus 2 लिखा है। हाँ, अब यहाँ पर देखो ये सरफेस वो करो, क्योंकि कैलकुलेशन में तो तुम्हारी गड़बड़ मेरे को लगता है कि संभावना है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, ठीक है ना। वही है, याद जो है ना वही, इसीलिए तो याद करवाए जा रहे हैं। देखो डायमेंशनल फॉर्मूला क्यों याद करवाए जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जरूरत है, यहाँ पे एकदम टिप्स पे याद होनी चाहिए। तो ये आ जाएगा m0 L0 T1, a यहाँ आएगा, ये बनेगा m की पावर a, l की पावर -3a, l की पावर b, फिर m की पावर c, t की पावर -2c। अब इकट्ठा कर दो, तो m0 L0 T1, m दो जगह पर है, तो m की पावर a प्लस c, l दो जगह पर है, l की पावर -3a प्लस b, और t एक ही जगह पर है -2c। अब कंपैरिजन करो, तो आपके पास a प्लस सी 0 आ रहा है, और आपके पास -3a प्लस b भी 0 आ रहा है, और आपके पास -2c 1 आ रहा है, तो c इज इक्वल टू -1/2। ये निकाल लीजिए, यहां से
a इज इक्वल टू माइनस सी, तो प्लस 1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहां से निकल जाएगा। यहां से b इज इक्वल टू 3a, इस वाली इक्वेशन से b इज इक्वल टू 3a, तो a इज 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2। ये है ना सबका, तो ये ऐसे करके बस। अब आपने क्या करना है, यहां पर डाल दो वैल्यूज, इस वाली इक्वेशन में डाल दो। तो टाइम पीरियड की वैल्यू जो आ जाएगी, ये आ जाएगी k रो टू द पावर ऑफ a इज योर 1/2 एंड r टू द पावर ऑफ b इज योर 3/2। माइनस तो नहीं आ रहा था ये, अच्छा नहीं, b वो आ रहा है माइनस, इसके अगले वाला आ रहा है माइनस 1/2, s टू द पावर ऑफ -1/2। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ अंडर रूट के रूप में लिखना, और माइनस को भी लिखना। देखो ये रो आर क्यूब और बाई एस, इसको ऐसे लिखो, रो आर क्यूब बाई एस का अंडर रूट, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि तीनों में ही 1/2 1/2 1/2 तीनों में वो रूट बन जाएगा, और ये माइनस की वजह से नीचे चला जाएगा, आर क्यूब बच गया। इस तरीके से, क्योंकि ऑप्शंस जो होंगे वो इस तरीके से अवेलेबल होंगे, ऐसे करके होता है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर बस फिर आगे बढ़ेंगे, तो चीजें और छोटी मोटी चीजें खत्म करते हैं इसको, चैप्टर को। नेक्स्ट लिखिए, टर्मिनल वेलोसिटी, ब्रैकेट्स में लिखना v, टर्मिनल वेलोसिटी v एक्वायर्ड बाय अ स्फेरिकल स्टोन इन अ लिक्विड, terminal velocity v acquired by a spherical stone in a liquid is directly proportional to radius of the stone, brackets में लिखना small r, is directly proportional to radius of the stone and depends on coefficient of viscosity, brackets में लिखना eta, and depends on coefficient of viscosity, density and acceleration due to gravity, density के लिए लिखना rho and acceleration due to gravity के लिए लिखना g, and depends on coefficient of viscosity, density and acceleration due to gravity, ठीक है g। find out the expression for terminal velocity, find out the expression for terminal velocity, करिए जरा। चलो देखो, अब देखो इसमें आप लोगों ने यहां पर क्या है, ऐसे तो नहीं किया किसी ने कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू r की पावर a, ईटा की पावर b, रो की पावर c एंड g की पावर d, ऐसे किया किसी ने, ऐसे किया तुमने, ठीक है, ये गलत कर दिया। क्या गलती की इसने, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, तो 1 मानी थी पावर। देखो सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर अगर आप ऐसा करोगे तो आप बुरे हाल से फंस जाओगे। यहाँ पे 4 वेरिएबल्स आ जाएंगे, इक्वेशंस तीनों की, सॉल्व ही नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एक तो लिमिटेशन ये हुआ कि ये जो कांस्टेंट होता है, जो यहाँ पे हम लेते हैं बार बार कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हम डायमेंशनल एनालिसिस वाले मेथड से नहीं निकाल सकते, ठीक है, ये है। और दूसरा लिमिटेशन ये है कि भाई 4 वेरिएबल्स आ जाए तब हम नहीं कर सकते। तो गलती तुमने ये कर दी जब लिखा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने बताया था अगर लिखा हो डिपेंड्स ऑन, या फिर लिखा हो अगर डिपेंड्स ऑन लिखा हो तो तब हम एबीसी पावर लेते हैं। जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब तो वो ए की वैल्यू उसके लिए 1 ही है। तो बेसिकली इसको ऐसे करना था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब सिर्फ r, पावर इसकी 1 लेनी थी। फिर यहाँ पे ईटा टू द पावर ऑफ a, फिर यहाँ पे रो टू द पावर ऑफ b, फिर यहाँ पे g टू द पावर ऑफ c। अच्छा तुम अब एक काम करो, तुमने जो भी r की पावर ली है उसको 1 डाल दो, तुम्हें ऐसे रब करने की जरूरत नहीं। तुमने r की पावर क्या ली है, a ली है ना, yes. तुम a को अपने जो भी तुम्हारी इक्वेशंस बन रही है, 4 इक्वेशंस तुम्हारी, 3 इक्वेशंस बनेगी, 4 वेरिएबल्स होंगे, तो उसमें तुमने क्या करना, उसमें लिख लेना एज velocity is directly proportional to radius, so let us put a is equal to 1, directly proportional, और फिर तुम bcd निकाल दो, तो तुम्हारा आंसर हमारे से मैच कर जाएगा बेसिकली, ठीक है। हाँ तो या बाकी लोग यहाँ देखो, तो velocity is equal to, यहाँ पे ले लेते हैं कांस्टेंट k r
eta to the power of a, rho to the power of b, g to the power of c। तो वेलोसिटी का तो हो जाएगा lt माइनस 1 m0 लिख लो, k इज डायमेंशनलेस, इसको छोड़ दो, ठीक है। r इज योर लेंथ, eta इज योर ml माइनस 1 t माइनस 1 टू द पावर ऑफ a, डेंसिटी इज ml माइनस 3 लिख लेते हैं, ml माइनस 3 टू द पावर ऑफ b, और ये आ जाएगा lt माइनस 2 टू द पावर ऑफ c। सबसे पहले ऐसे करें। अब हम यहाँ पे ज्यादा ब्रैकेट्स ना खोलते हुए एक ही लाइन में मैं करने वाला हूँ। मास यहाँ है, यहाँ है, दो जगह है, तो मास की पावर क्या आएगी, यहाँ से आएगी a, वहां से आएगी b, तो a प्लस b। लेंथ की पावर यहाँ से आएगी 1। लेंथ वहाँ पर नहीं भेज सकते, हाँ जी, और एक नहीं भेज सकते, ये वाली लेंथ से बाहर है। हाँ हाँ कर सकते हैं, लेंथ से लेंथ कैंसिल कर दिया जाए, कर सकते हैं। लेंथ की पावर यहाँ से 1, यहाँ से आ जाएगा माइनस a, यहाँ से आ जाएगा माइनस 3b, और यहाँ से आ जाएगा प्लस c, तीनों जगह से आ जाएगी। और टाइम की पावर यहाँ से आ जाएगी माइनस a, यहाँ से आ जाएगी माइनस 2c, बस। अब a प्लस बी 0 के बराबर है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे लेंथ की पावर 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1 माइनस a माइनस 3b प्लस c, तो 1 से 1 कैंसिल, a प्लस 3b इधर ले आओ, तो a प्लस 3b दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, इज इक्वल टू c। सेकंड इक्वेशन ये आ गई। थर्ड इक्वेशन माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस a माइनस 2c, तो माइनस 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 कैंसिल, तो 1 इज इक्वल टू a प्लस 2c। ये तीन इक्वेशन आ गई, तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल abc। अब सॉल्व हो जाएंगे। जैसे ये हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 0, और ये है a प्लस 3b इज इक्वल टू c, और ये है a और c में, हाँ तीनों अलग अलग है एकदम, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे सोच लेना चाहिए हमारे को कि हमें क्या करना है, ठीक है। आप क्या करो बेसिकली, जैसे a को b की टर्म्स में निकाल दो, तो a इज इक्वल टू माइनस बी आ गया, a इज इक्वल टू माइनस बी आ गया, a को हमने b की टर्म्स में निकाल दिया। यहां से आप c को भी b की टर्म्स में निकाल दो, बात बन जाएगी। c को b की टर्म्स में कैसे निकालेंगे, a की वैल्यू माइनस बी डाल दो, माइनस बी प्लस 3b इज इक्वल टू सी, ये a की वैल्यू यहां डाल दी, तो ये आ जाएगा 2b इज इक्वल टू सी। मतलब आपने क्या किया, a और c दोनों को b की टर्म्स में निकाल दिया, यहां डाल दो। थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इक्वेशन यहाँ एकदम ही सिंपल नहीं बन रही है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। तो आपके पास क्या बन रही है, यहाँ पे a है माइनस b और c है 2b, तो माइनस b प्लस 2 इंटू 2b, तो ये हो जाएगा 2 टू द 4 माइनस 1 3b, ये आ जाएगा 3b, तो b इज इक्वल टू 1/3। तो थोड़ा सा स्मार्टली वर्क करना है, लगता है तुम इस जंजाल में फंस गए होंगे कैलकुलेशन क्या है। स्मार्टली काम करो, क्योंकि पिछली वाली इक्वेशंस में कैलकुलेशन आसान थी, यहां पर एकदम आसान नहीं है, यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट वर्क इज रिक्वायर्ड। हमने b निकाल दिया 1/3, अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं, तो a की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/3, और यहाँ पे डाल देते हैं c की वैल्यू आ जाएगी 2 टाइम्स b, दैट इज 2/3, तो ABC सबकी वैल्यूज आ गई। अब इस इक्वेशन 1 में डाल दो, तो टर्मिनल वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट k r टू द पावर ऑफ 1, eta to the power of a is minus 1/3, and rho to the power of b is also 1/3, and g to the power of c, g की पावर है 2/3। अब 1/3 1/3 1/3 सबका आ रहा है, तो 1/3 मींस क्यूब रूट, ठीक है ना। तो वेलोसिटी विल बी सम कांस्टेंट k इनटू r, और ये यहाँ पे नेगेटिव है, तो रो और यहाँ पे g स्क्वायर भी आएगा, g स्क्वायर अपॉन ईटा का क्यूब रूट। दिस इज हाउ यू शुड राइट इट, बिकॉज these things will be available in this form। इस तरीके से ये अवेलेबल होगा आपको, जो भी है ना, जब आपको ऑप्शंस होंगे वहां पे, तो उन ऑप्शंस में these will be available like this। Is it fine? तो बस इतने यूजेस काफी है, मतलब इतने क्वेश्चंस काफी है इस यूज के, सेकंड यूज के। थर्ड यूज लिखिए, थर्ड यूज लिखिए, डायमेंशनल एनालिसिस के यूजेस कर रहे हैं ना हम। देखिए, इट इज यूज्ड टू, dimensional analysis is used to
find out the relationship between various units. Find out the relationship between various units in different systems. It is used to find out the relationship between various units in different systems. ठीक है? अच्छा, अब क्या है, हमारे को जैसे अलग अलग यूनिट्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स, जैसे एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में मास, लेंथ और जो टाइम है उसकी यूनिट्स आपको पता है। वैसे करके सीजीएस सिस्टम में सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, वो लेंथ की यूनिट है, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम्स, वो मास की यूनिट है, और एस स्टैंड्स फॉर सेकंड्स। ऐसे एफपीएस सिस्टम भी होता है, सुना होगा आप लोगों ने, फुट, पाउंड एंड सेकंड्स। फुट इज फॉर द लेंथ, पाउंड इज फॉर द दिस, है ना। तो अलग अलग बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स हैं। तो अलग अलग सिस्टम्स में अगर हमारे पास अलग अलग यूनिट्स हैं, जैसे सेंटीमीटर है और मीटर है, उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है, वो तो खैर हमें पता है। लेकिन जैसे मान लो हमारे पास फोर्स है, अभी फोर्स का सीजीएस सिस्टम में डाइन्स है यूनिट, और एसआई सिस्टम में न्यूटन है, तो उसके बीच में क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। ये सब निकालने के लिए हमारे पास एक यूज है, ठीक है, वो दैट इज अवर थर्ड यूज। और भी यूज है, इस थर्ड यूज के और भी यूज है, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास कोई फिजिक्स फोर्स लेते हैं, चलो मान लो हमारे पास फोर्स है। अच्छा, आपको पता है न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशनशिप होता है? एनीबॉडी रिमेंबर्स? 10 चलो मैं अभी बता देता हूं आपको ना, अभी हम डिराइव कर लेंगे, चलो इसको ना, ठीक है। वैसे ये पता होना चाहिए, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power of 5 डाइन्स। ये रिलेशनशिप होता है न्यूटन और डाइन्स में। डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स, ओके। तो जैसे मान लो हमने लिया, और हमने कुछ भी फोर्स लिया, लेट अस सपोज हमने 5 न्यूटन लिया, ये एसआई सिस्टम में हमने लिया, दिस इज इन अवर एसआई सिस्टम। अगर हम इसको सीजीएस में कन्वर्ट करें तो ये आ जाएगा 5 into 10 to the power of 5 टाइम्स, ठीक है। फोर्स वही है, सेम फोर्स है, बट समथिंग इज डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट? देखो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं तो एक तो उसका मैग्नीट्यूड क्या मतलब, न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं हम इसकी, न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट, मैग्नीट्यूड तो ये सारा होता है, ठीक है। तो एक तो हम क्या करते हैं, एक तो हम उसका ये लेते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू 5, और ये क्या होती है यूनिट। यहां पर आप न्यूमेरिकल वैल्यू देखोगे तो बढ़ गई है, और ये यूनिट छोटी हो चुकी है। 9 इज अ स्मॉलर यूनिट एज कंपेयर टू द न्यूटन, ठीक है। तो अगर आप देखोगे न्यूमेरिकल वैल्यू इंक्रीज होगी, 10 to the power of 5 टाइम्स इंक्रीज होगी, और न्यूटन बड़ी यूनिट है लेकिन डाइन छोटी यूनिट है, तो डाइन जो है वो छोटी यूनिट होगी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय उसकी यूनिट्स जो है उसके रूप में लिखा जाता है। तो एनी फिजिकल क्वांटिटी, मान लो एसआई सिस्टम ये हो गया, अच्छा सीजीएस सिस्टम ये हो गया, तो मान लो न्यूमेरिकल वैल्यू n1 है और यूनिट है u1, और दूसरी जगह पे न्यूमेरिकल वैल्यू n2 है और यूनिट है u2। सो दिस इज ऑलवेज कांस्टेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए किस अलग अलग सिस्टम्स में, अगर कोई तीसरा सिस्टम भी है एफपीएस सिस्टम, तो वहां पे n3 into u3, कोई चौथा सिस्टम है n4 into u4, दिस इज कांस्टेंट। मतलब जैसे जैसे यूनिट चेंज होगी वैसे वैसे न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। यूनिट कैसे चेंज होगी? जब आप अलग अलग सिस्टम्स में जाओगे, ठीक है, जब आप अलग अलग सिस्टम्स में जाओगे तो उसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बदलती जाएगी। समझ रहे हो बात को, ठीक है। तो इन जनरल कहने का मतलब ये है कि n into u इज अ कांस्टेंट सभी सिस्टम्स के लिए, क्योंकि देखो n1 u1 is equal to n2 u2 है, तो n into u is a constant, it is always constant। न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट का जो प्रोडक्ट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए वो हमेशा कांस्टेंट रहता है इन ऑल द सिस्टम्स। सो न्यूमेरिकल वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट इज c, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यूनिट्स।
जितनी बड़ी यूनिट होगी उतनी छोटी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, और जितनी छोटी यूनिट होगी उतनी बड़ी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। वही यहां पे भी हो रहा है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हमारे को किसी भी चीज की यूनिट लिखनी है तो वो हम डायमेंशनल फॉर्मूले से भी लिख सकते हैं। एक तो जैसे यूनिट इस तरीके से लिखी जाती है, जैसे फोर्स है, फोर्स की एसआई सिस्टम में जो यूनिट है वो न्यूटन है। ठीक है, लेकिन हम उसको एक और तरीके से भी लिख सकते हैं किसी भी चीज की यूनिट को। जैसे मोमेंटम लेते हैं, चलो इस बार मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, मोमेंटम की जो यूनिट है वो एसआई सिस्टम में होती है न्यूटन इंटू सेकेंड। दिस इज द यूनिट। अच्छा, मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है शिवानी? मोमेंटम MLT minus 2 T minus 1 MLT T माइनस minus 1 ये हमारे पास होता है। अगर हम एसआई यूनिट में इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं, तो एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट लिखना चाहते हैं तो हम पता कैसे लिख सकते हैं? मास, लेंथ और टाइम की जगह पर आप एसआई सिस्टम में जो भी हम यूज करते हैं जैसे केजी, मीटर और सेकंड, वो यूज कर लो। तो मास की जगह पे आ जाएगा केजी, लेंथ की जगह पे आ जाएगा मीटर, टाइम की जगह पे आ जाएगा सेकंड टू द पावर ऑफ -1। ये भी यूनिट है। किसकी यूनिट है ये मोमेंटम की ही यूनिट है, केजी मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अगर आप न्यूटन इंटू सेकंड लिखते हैं वो भी एक ही बात है, वो भी ऐसा यूनिट ही है। तो मैं क्या यहाँ पे बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट उसकी मास, लेंथ और टाइम के टर्म्स में लिखी जा सकती है उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से। जैसे अपने पास फोर्स है, अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? MLT-2। तो मास की जगह केजी, 1 kg, मीटर सेकंड -2 इज द यूनिट ऑफ फोर्स, दैट इज न्यूटन। So units can be written like this as well as like this, both the things. ऐसे करके लिखी जा सकती है यूनिट्स। ठीक है, तो हमने यहां पे ये सीखा कि जो n into u is constant, n is the numerical value and u is the units, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है that is always a constant। ठीक है, तो इसका यूज कैसे होता है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, एक फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे। ठीक है ना, तो इंपॉर्टेंट है।